हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन अवर टुडेज आईटी सेशन। आज हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये प्रैक्टिकल की बेसिस पर है, जो आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये लैंग्वेज है जो माइस्क्यूएल सर्वर पर वर्क करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल जो है वो लैंग्वेज है जो डेटाबेस में से आरडीबी में से यानी कि हमारा उसमें क्या करती है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम करती है। ये जो लिखा है हमने, डेटाबेस को मैनेज करने का काम करती है। यानी कि मैनेज करना मतलब जो डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, हमने एक टेबल बनाई हुई होती है, उस टेबल पर हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई। इन सब ऑपरेशन को वो क्या करती है, मैनेज करती है। यानी कि ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं, जो लैंग्वेज होती है वो एसक्यूएल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये जो होती है दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। और आप हमेशा जब भी एसक्यूएल की क्वेरी आंसर करेंगे या एसक्यूएल के बारे में लिखेंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आप ये भी मेंशन करेंगे, या आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि आप किसी एक कैटेगरी को एक्सप्लेन कीजिए, डीडीएल को एक्सप्लेन कीजिए, डीएमएल को एक्सप्लेन कीजिए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डीडीएल और डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है, देखो उसमें नाम में लिखा है डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन करना। यानी कि डीडीएल के अंदर जो कमांड्स आती हैं वो आती है क्रिएट कमांड। और सेकेंड है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ भी चेंज करना, उसमें एडिट करना, जैसे कि इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना। ये सारे ऑपरेशन जब परफॉर्म होते हैं तो जब हमारा डेटाबेस है उसमें कुछ चेंज आता है। तो इसीलिए ये सारी जो कमांड्स हैं ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सारी कमांड्स आती हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो आप आज के जो वीडियो है उसमें हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल जो होती है, एसक्यूएल को पढ़ने के लिए, एसक्यूएल को रन करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में माइस्क्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना होता है। माइस्क्यूएल सर्वर जो होता है हमें फ्री में मिल जाता है। आप माइस्क्यूएल सर्वर वेबसाइट पे जाएंगे, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आपकी बुक का जो पीडीएफ है उसमें इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत ईजी है इसको इंस्टॉल करना, वो आप वहाँ से देख लेंगे इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और उसके ऊपर हम रन करते हैं एसक्यूएल कमांड। अब आइए आज हम पढ़ते हैं क्रिएट टेबल कमांड के बारे में, जो कि क्या है, डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जो कमांड है ऑब्वियसली बात है कि क्रिएट टेबल के लिए यूज़ होती है। नई टेबल जब हम क्रिएट करते हैं उसके लिए यूज़ होती है। सिंटैक्स क्या है इस कमांड का? सिंटैक्स है, हमने सबसे पहले लिखा क्रिएट टेबल। ऑब्वियसली बात है, हम क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल। फिर हमने यहाँ लिखा टेबल का नाम। जो भी हमें टेबल का नाम यहाँ पे चूज करना है, जो भी हमें टेबल का नाम यहाँ पे देना है, हम हमारे टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे पैरेंथेसिस ओपन। फिर हम लिखेंगे कॉलम नेम, जो भी हमारा कॉलम नेम है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमारा कॉलम नेम है। कॉलम नेम के साथ हम डिफाइन करेंगे उसका डेटा टाइप, कि वो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर उसका कंस्ट्रेंट बताएंगे। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है आपको पता है, जैसे नल वैल्यू होगा, नल वैल्यू कंस्ट्रेंट, नॉट नल लिखेंगे यहाँ पे। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है तो प्राइमरी की लिखेंगे यहाँ पे, फॉरेन की लिखेंगे। जो भी हमारा कंस्ट्रेंट है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लगा है एक कॉमा, फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ऐसे ही हम फॉलो करते जाएंगे जहाँ तक भी हमको बनाना है। कॉलम 2 कॉलम 3 के लिए डेटा टाइप डिफाइन करते जाएंगे, कंस्ट्रेंट लगाते जाएंगे। इसमें एक सिंपल इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है वो फॉलो होगा। वो ये फॉलो होगा कि जब भी हम फर्स्ट लाइन के बारे में लिख रहे हैं तो हमने कॉमा लगाया, सेकेंड लाइन जब हमारी ख़त्म हुई तो हमने कॉमा लगाया। ये हमारी लास्ट लाइन थी, ये लास्ट लाइन यहाँ पर हमारी ख़त्म हुई, यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाते। ग्रामर का रूल है, कॉमा तब तक ही लगेगा जब जैसे ही हमारा फुल स्टॉप आ जाता है, कॉमा नहीं लगता उस लाइन में। तो अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ तक ये हमारा लास्ट हो गया है। ये पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे ओपन किया था तो ये पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और उसके बाद आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ दिख रही है, ये सेमी कॉलन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट ईयर की बैच ने भी यही गलती की है, सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। सेमीकोलन जब भी कोई लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें एग्जैक्ट फॉलो करने होते हैं। यानी कि जहाँ कॉमा लगना है वहाँ कॉमा लगेगा, जहाँ सेमीकोलन लगना है वहाँ सेमीकोलन लगेगा, जहाँ जो चीज़ लिखनी है वो वहीं आएगी। अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर है, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है कि पढ़ के आपकी फीलिंग को समझ जाए कि एक्चुअली में आप क्या कहना चाह रहे हो। वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को आप एज इट इज कमांड दोगे तभी वो आपको रिजल्ट देगा। तो सेमीकोलन जो होता है, सेमीकोलन इंडिकेट करता है मायस्क्यूएल सर्वर को कि यहाँ पर हमारी कमांड एंड हो चुकी है, इट इज़ द एंड ऑफ अवर कमांड, अब आप इसको रन करिए। तो जैसे ही वो सेमीकोलन देखता है वो यहाँ पे उसको कमांड को स्टॉप करके और उसको रन कर देता है। तो सेमीकोलन जब आप मायस्क्यूएल सर्वर पर इसको रन करेंगे, स्कूल जब स्टार्ट होंगे हम इसको जब रन करके देखेंगे तो आपके उसमें अगर आपने कॉमा आप सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। कॉपी में अगर आप ये मेंशन करना भूल गए, अगर आप भूल जाएंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे, मैं भी काटूंगी, बोर्ड भी काटता है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसके मार्क्स कटते हैं, कॉमा नहीं लगाया तो इसके मार्क्स कटते हैं, पैरेंथेसिस ओपन नहीं किया, पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया, इसके मार्क्स कटते हैं। तो आपको इसलिए बहुत फोकस के साथ ये पढ़ना है, बहुत फोकस के साथ ये कमांड आपको याद करनी है और इसको समझनी है कि कहाँ पर क्या आएगा। बहुत ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा। सेमीकोलन लग गया यानी हमारी कमांड यहाँ पे एंड हो गई है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो ऑप्शनल है, यानी कि कंस्ट्रेंट्स लगाना हमारे लिए ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हम कंस्ट्रेंट्स लगाएं। आपको बताया था ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ हमारे डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ होता है। आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो नहीं लगाएं, लेकिन कॉलम नेम के साथ आपको डेटा टाइप लगाना होगा। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है टीचर का, ठीक है। टीचर यहाँ पे एक आईडी है। जब आपने एक स्कीमा फॉलो कर लिया है कि आपने अपने दिमाग में सोच लिया, उसको कॉपी पेन पे उतार लिया कि मुझे एक टीचर नाम की टेबल बनानी है, उसके अंदर मुझे ये सारे कॉलम रखने हैं, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे मुझे उसके अंदर कॉलम रखने हैं। अब इसके लिए क्रिएट टेबल कमांड का जो हमने सिंटैक्स देखा है वो कैसे रन करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट टेबल टीचर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कैपिटल्स में लिखा है, ये स्मॉल में लिखा है। तो जो एसक्यूएल होता है वो कैपिटल और स्मॉल के डिफरेंस को नहीं समझता। आई एम रिपीटिंग, वो नहीं समझता। यहाँ पर आप कैपिटल स्मॉल कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तो पूरा कैपिटल में लिखिए, चाहे तो पूरा स्मॉल में लिखिए, चाहे तो कैपिटल और स्मॉल के कॉम्बिनेशन में लिखिए। यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया हुआ है ये कैपिटल और स्मॉल में इसलिए दिया हुआ है, कैपिटल वहाँ उन्होंने यूज़ किया है जहाँ जहाँ प्री डिफाइंड वर्ड्स आ रहे हैं। प्री डिफाइंड वर्ड्स वो होते हैं जो उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, और यहाँ जो स्मॉल में ये लोग लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं जो हम दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से उसका डिफरेंस समझ सकें। सिर्फ इतना डिफरेंस है, आप जैसे चाहें उसको वैसे यूज़ करें, यहाँ पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का यहाँ पे नाम दे दिया, पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, कॉलम का नाम हमने दिया टीचर आईडी, यहाँ पे टीचर आईडी हमने यहाँ से लिया है, यहाँ पे हमने उसका डेटा टाइप बता दिया कि वो इंटीजर का है। अब यहाँ पे देखिए जो अपने यहाँ पे दिया है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद उसको आपने डेटा टाइप दे दिया वेरकेर। यहाँ पे आप चाहें तो कैरेक्टर भी दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वेरकेर दिया हुआ है। जो हमारी फ़ोन बुक होती है, फ़ोन बुक में भी वेरकेयर ही होता है। हमारे नाम के आगे, हम किसी के भी नाम के आगे कुछ नंबर्स, इमोजी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पे भी ऐसा ही होता है, आप सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अल्फ़ाबेट से एंटर करें, वहाँ पे आप नंबर्स और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा टाइप क्या देना है टोटली हम पर डिपेंड करता है, हम वेरकेयर दे रहे हैं या हम कैरेक्टर दे रहे हैं। स्ट्रिंग उसने 20 दे दी है, लास्ट नेम में भी स्ट्रिंग उसने 20 दे दी है। अब एक चीज़ जो आप देख रहे हैं कि टीचर आईडी उसने यहाँ क्रिएट किया है, इंटीजर डाटा टाइप लिखा है पर स्ट्रिंग नहीं दिया है। तो जब हम स्ट्रिंग नहीं देते डेटाबेस को तो वो स्ट्रिंग खुद से ले लेता है कि कितना उसका डिजिट आएगा, वो खुद से बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेजिन करके और वहाँ पे डाल देता है कि 5 वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी। अब वहाँ पर हमारा बस नहीं चलता, हम चाहते हैं 5 आए, वहाँ पे 10 आ जाएगी, हम चाहते हैं 10 वैल्यू आए, वो उसने 5 वैल्यू अलॉट कर दी है, तो फिर हमको वो कॉलम डिलीट करके अगेन क्रिएट करना पड़ता है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये इसका डिफरेंस है। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग देते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है। स्ट्रिंग देते हैं तो वो उतनी ही वैल्यू कंसीडर करेगा, जैसे यहाँ फर्स्ट नेम में 20 के बाद 21वां वर्ड आ गया तो वो कंसीडर नहीं करेगा। और जब हमने स्ट्रिंग नहीं दिया है तो वो कुछ भी ले सकता है, हो सकता है वो 10 ले ले, हो सकता है वो 5 ले ले, हो सकता है वो 6 ले ले, उसने जितनी वैल्यू ले ली हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जेंडर में हमने क्या, उसने क्या किया है, कैरेक्टर ले लिया, उसके बाद देखिए 1 लिया है। यहाँ पे एक ही आप कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, या तो आप एम लिखेंगे या आप एफ लिखेंगे। मेल के लिए आप एम लिखेंगे और फीमेल के लिए आप एफ लिखेंगे। MALE और FEMALE लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एम और एफ से उसने क्लियर कर दिया है। सैलरी उसने यहाँ पर डेसिमल में ली है और डेसिमल के बाद आपको दो डिजिट दिख रही हैं। आपको जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको इंटीजर और डेसिमल का डिफरेंस पता होगा। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, जो हमारा कंप्लीट नंबर होता है, जैसे ये 10 है, ये हमारा इंटीजर है, इसी को 10 को हम चाहें तो 10.0 भी लिख सकते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। तो यानी कि किसी भी नंबर को पॉइंट में लिखने के लिए, पॉइंट में लिखने से क्या होता है, वो एग्जैक्ट आता है। जैसे आपके परसेंटेज होते हैं ना 87.75, तो वो एग्जैक्ट बताता है कि 87 के बाद 75 भी है। तो ये होता है डेसिमल का लेने का रीज़न कि वो एग्जैक्ट सैलरी बताता है। किसी की सैलरी हो सकता है कि 25,000 और 25 रुपये हो, 25,525 रुपये हो। तो ये जो होता है एग्जैक्ट वो बताता है। 25,525 दशमलव में कितना है, 25,525.50, 60, 70, 75, 72 वॉट एवर। तो इसीलिए हमने लिया सैलरी, वो एग्जैक्टली उसको चाहिए था। आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पे सैलरी को इंटीजर भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डेटा टाइप आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिया है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है डेट में आता है। डिपार्टमेंट नंबर उसने लिया है, वो इंटीजर में उसने लिया है। अगेन उसने स्ट्रिंग नहीं बताया तो वो अपने हिसाब से इमेजिन करेगा। पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हुआ है, एंड देन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सेमीकोलन। सेमीकोलन लग गया मतलब सर्वर को पता चल गया है कि SQL कमांड का यहाँ पे एंड हो गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको इस कमांड को रीड करके रन करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्रिएट टेबल कमांड का सिंटेक्स। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े हैं, तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमको पता है नॉट नल कंस्ट्रेंट है, बहुत इजी कंस्ट्रेंट है। तो देखिए क्रिएट टेबल टीचर ऐसा कैसे ही है, पैरेंथेसिस ओपन हुआ, बाकी सब ऐसा कैसे ही है, टीचर ID भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा के वैसे ही है। मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ, सिर्फ चेंज इस कॉलम में है, तो मैं आपको ये कॉलम बता देती हूँ। उसने डिसाइड किया कि जो फर्स्ट नेम है जिसका डेटा टाइप वेर केयर है और स्ट्रिंग 20 है, ये वहाँ पे भी था, उसके बाद वहाँ पे कॉमा लग गया था। अब यहाँ से कॉमा उसने हटा दिया, क्योंकि कॉमा लाइन के एंड में ही लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसने लिखा है यहाँ पर नॉट नल, तो यहाँ पे लिखा है उसने नॉट नल, और उसके बाद उसने यहाँ पे कॉमा लगाया है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है सिर्फ इस लाइन में चेंज हुआ है, इसलिए बाकी नहीं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट नेम में हमको नॉट नल लगाना था, तो फर्स्ट नेम के आगे हमने लिख दिया नॉट नल, यानी कि ये वाला जो हमारा टपल रहेगा इसकी वैल्यू कभी भी ब्लैंक नहीं होगी। दैट इज इट। ये पैरेंथेसिस हमारा ओपन था, ये पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है, और यहाँ पे हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकोलन लगा है। तो ये है हमारा नल वैल्यू कंस्ट्रेंट्स। अब इसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट आता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मतलब आपको इस वर्ड का मतलब पता है, डिफ़ॉल्ट यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ की वैल्यू क्या होगी ये बताता है। यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया है सैलरी का। देखिए एक तो हुआ कि नॉट नल, यानी कि यहाँ पे इसको कभी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको हमेशा इसकी वैल्यू देनी है। अब एक कंस्ट्रेंट हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, यानी कि अगर कोई पर्सन वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है तो आप वहाँ पर उसकी जगह अपनी आप वहाँ पहले ही बता देते हैं कि अगर वहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती है तो आप उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। उसको वो कभी भी कॉलम फिर नल नहीं जाएगा, लेकिन आप उस पर्सन को फोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ रहे हो। नॉट नल में आप फोर्स करते हो कि नहीं ये मैंडेटरी फील्ड है, आप इसको फील करो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सैलरी जैसे डिफ़ॉल्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है उसमें ऐसा नहीं होता। तो अगेन बाकी सब ऐसा के ऐसा ही है, इसलिए मैं सीधे इसी कॉलम पे आ रही हूँ। तो ये देखिए सैलरी वाला जो कॉलम है यहाँ उसने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो सैलरी डेसिमल 10 to पूरा ऐसे कैसे डिक्लेयर किया हुआ है। अब उसको कंस्ट्रेंट लगाना था डिफ़ॉल्ट, तो उसने लिखा डिफ़ॉल्ट, कैपिटल में लिखा है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट के आगे उसने लिख दिया 40,000। क्या लिख दिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के आगे उसने 40,000। तो आप जो है
10,000, 20,000 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि अब किसी पर्सन ने अगर सैलरी एंटर नहीं की है तो वहाँ पर नॉट नील की जगह बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सैलरी 40,000 मानी जाएगी। उसके कॉलम में वहाँ पर 40,000 लिखा हुआ होगा, ये बताता है डिफ़ॉल्ट। ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी लगा सकते हैं कि किसी ने नहीं लिखी है तो आप उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी मान लीजिए। अगर किसी ने नहीं लास्ट नेम लिखा है तो उसका ये लास्ट नेम मान लीजिए। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब उसके बाद की कंस्ट्रेंट्स जो हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहला की कंस्ट्रेंट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, प्राइमरी की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्राइमरी की क्या होती है, जिसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती। वही किया हमने, क्रिएट टेबल टीचर, ये हमने पैरेंथेसिस ओपन किया, सब ऐसा ही है। टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाना था, तो देखिए प्राइमरी की जो होती है, मैंने आपको बताया था कि टेबल में एक ही प्राइमरी की हम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम उसको क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो देखिए, टीचर आईडी इंटीजर, और उसके बाद हमने लिख दिया कि ये हमारी प्राइमरी की रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट हो गए। फर्स्ट नेम में हमने नॉटनल कंस्ट्रेंट लगा दिया है, सैलरी में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दिया है, और हमारा वो है ही पैरेंथेसिस क्लोज होके सेमीकोलन लगाई है। अब ये देखिए टीचर आईडी, यहाँ पे इसने लिखा है प्राइमरी की और उसके बाद इसने कॉमा लगाया, यानी कि टीचर आईडी की वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी और ये वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। यानी कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की जो होती है वो एक ही होती है ना। हाउएवर प्राइमरी की कंटेन मोर देन 1 एट्रीब्यूट। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी की जो होती है वो कई बार 2 एट्रीब्यूट में भी हो सकती है। हम किसी का कॉम्बिनेशन में प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, ये हमें पता है, उसकी डेफिनेशन है। अ टेबल क्या है, देखिए अ टेबल क्या है, ओनली 1 प्राइमरी की, एक ही होती है, ये हमें पता है, विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। अब अगर हमको लिखना है कि व्हेन मल्टीपल फील्ड्स आर यूज्ड, अगर बहुत सारी फील्ड्स को हमको प्राइमरी की बनाना है, अगर हम बनाते हैं तो वो कहलाती है कंपोजिट की, क्योंकि वो 2 से मिलकर कंपोज हुई है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका कैसे होता है ऐसा। तो यहाँ पे हमने लिखा देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको किसको बनाना है, टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ को। तो क्रिएट टेबल टीचर हमने लिखा, हमारा पैरेंथेसिस ओपन हुआ। अब टीचर आईडी को हमको बनाना था, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स को हमको प्राइमरी की बनाना है, तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर सामने डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सामने हम सिर्फ तभी डिफाइन करते हैं जब एक ही प्राइमरी की हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने डिफाइन नहीं किया, बाकी सब हमारा ऐसा कि ऐसे ही है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए सारे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं सारे कॉलम्स। लास्ट में आके हमने क्या किया, प्राइमरी की लिखी है। प्राइमरी की के बाद प्राइमरी की के बाद ये देखिए नीचे टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ। प्राइमरी की लिख देने के बाद जो जिन 2 कॉलम्स को हमने प्राइमरी की बनाया है, जिन 2 के कॉम्बिनेशन को हमने प्राइमरी की बनाया है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही होती है, लेकिन अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की कहलाएगा, यानी कि टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ का। यानी कि किसी की टीचर आईडी जो है वो 101 है, तो उसकी जो टीचर आईडी है वो क्या कहलाएगी, यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमेशा क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। यानी कि टीचर आईडी 101 है और 23 मार्च जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। अब किसी का जो है 102 है और अगेन 23 मार्च उसने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, तो ये वायलेट कर देगा। इनका कॉम्बिनेशन हमेशा दोनों का यूनिक होना चाहिए। ये दोनों मिलकर एक प्राइमरी की बना रहे हैं, यानी ये तो एक ही, पर इनका कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक आना चाहिए। तो जब हम इस तरह से प्राइमरी की को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको कंपोजिट की कहते हैं, यानी प्राइमरी की के साथ साथ उसको कंपोजिट की भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कंपोजिट की क्या होती है, तो आप ऐसे बताएंगे। प्राइमरी की को डिफाइन करने के 2 तरीके आपने सीख लिए हैं। एक, अगर कॉलम है डिफाइन करना है तो सामने लिखेंगे, और 2 कॉलम है अगर आपको वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर उसको प्राइमरी की बनानी है तो आप लास्ट में जाकर जो आपकी टेबल है उसके लास्ट वाला जो कॉलम है, उस टेबल के लास्ट वाले कॉलम के बाद आप प्राइमरी की लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उन दोनों कॉलम का नाम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके, और उसके बाद अगेन पैरेंथेसिस क्लोज करके आप सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बताता है कि फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वो की होती है जो हमारे दोनों टेबल में प्रेजेंट होती है और दोनों दो टेबल की रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए जो कॉमन की होती है उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ये कंडीशन बोलता है कि जो एक टेबल की प्राइमरी की है वही दूसरी टेबल की फॉरेन की बनना चाहिए। ये आपको हमने जो कंस्ट्रेंट्स पढ़ा था उसमें पता होगा। अब देख लीजिए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ाया था, तब बताया था कि एक टेबल है डिपार्टमेंट नाम की, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम जो है हमने स्कीमा बना लिया कि हम ये दो बनाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी इसकी प्राइमरी की रहेगी। फिर हमने एक टेबल बनाई टीचर नाम की, टीचर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर सैलरी ये बनाया। फिर उसमें कॉलम लिया है हमने डिपार्टमेंट नंबर। अब देखिए इन दिस एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नंबर इज फॉरेन की। डिपार्टमेंट नंबर को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? फॉरेन की ले रहे हैं। जो किसको रेफरेंस करेगा? वो रेफरेंस करेगा डिपार्टमेंट आईडी को रेफरेंस करेगा, यानी जो आपकी पहली वाली टेबल है उस पहली वाली टेबल की जो प्राइमरी की रहेगी उसको वो रेफरेंस करेगा, जिसको कि हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया हुआ। अब इसकी क्या एसक्यूएल कमांड्स होगी वो हम देख लेते हैं। अब पहले जो आपको यहाँ पे दो टेबल्स दिख रही हैं, दो टेबल क्यों दिख रही है? क्योंकि दो टेबल बनेंगी। फर्स्ट टेबल डिपार्टमेंट टेबल है, देन टीचर टेबल है। ये जो हमारे सेमीकॉलन भैया हैं, सेमीकॉलन पढ़ने के बाद जैसे ही आप सेमीकॉलन पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे, मायस्क्यूएल सर्वर जैसे ही सेमीकॉलन पढ़ेगा वो वहाँ पे ख़त्म कर देगा। तो पहले आप एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर आप दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि पहले आप कौन सी टेबल क्रिएट करेंगे। पहले आप वो टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें आप प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं। ये रूल है, पहले रेफरेंस टेबल क्रिएट होती है, उसके बाद रेफरेंस्ड टेबल जिसमें कि आप फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं वो बाद में क्रिएट होती है। पहले आपको प्राइमरी की वाली टेबल डिक्लेयर करनी होती है। तो आपने सबसे पहले डिपार्टमेंट वाली टेबल क्रिएट कर ली, डिपार्टमेंट आईडी आपने इंटीजर बता दिया और आपने बता दिया कि वो जो है वो प्राइमरी की रहेगी आपकी, और बाकी तो ये है ही पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। ये टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी हो, क्रिएट की है। टीचर नाम की टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। टीचर आईडी हमने इंटीजर लिखा, यहाँ पे टीचर आईडी हमारी प्राइमरी की है। जैसा हमारा चल रहा था टीचर वाली टेबल वैसी की वैसी एज इट इज चल रही है, वो हम ऐसे कैसे देखेंगे। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए अब ये यहाँ पे समझिए आप कि ये यहाँ पर हमने यहाँ तक जो है ये एज इट इज हमारा पुराना ही है। अब हमको क्या डिक्लेयर करना था? हमको डिक्लेयर करना था फॉरेन की। तो हमने लिखा फॉरेन की। फॉरेन की किसको बनाया है? डिपार्टमेंट नंबर को। डिपार्टमेंट नंबर हम यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। देखिए डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर है, ये हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। फॉरेन की हमने जस्ट लास्ट में जाके, फॉरेन की डिक्लेयर करने का तरीका होता है हम फॉरेन की कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर हम लिखते हैं जो भी कॉलम होता है, जिस कॉलम को हम फॉरेन की बना रहे होते हैं वो हम कॉलम लिखते हैं। उसके बाद किससे रेफरेंस दे रहे हैं उसका, उस वाली टेबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उस जिस कॉलम को हम रेफरेंस दे रहे हैं उस टेबल में, यानी कि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे एड्रेस किया है, तो हम क्या करते हैं उसको रेफरेंस देते हैं। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिसको भी हमको सारे हम कॉलम सबसे पहले डिक्लेयर कर चुके होते हैं, उसके बाद लास्ट में हम डिक्लेयर करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की के बाद हमने इस वाली टेबल में हमने फॉरेन की किसको डिक्लेयर किया है वो वाली लिखते हैं और उसके बाद रेफरेंस करके हम लिखते हैं रेफरेंसेस। ये हमको लिखना पड़ेगा, रेफरेंसेस किसका दे रहे हैं, हम उस वाली टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल नेम, और उस वाली टेबल के किस कॉलम को, किस एट्रीब्यूट को हमने रेफरेंस किया है वो लिखते हैं, यानी कि उस कॉलम का कौन सा एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, तो वो अब हमारा क्या बनेगा यहाँ पर फॉरेन की। ठीक है, यानी कि ये वाली फॉरेन की है जिसका रेफरेंस यहाँ की प्राइमरी की है। दोनों की जो वैल्यू है वो ये क्या होगी, फॉरेन की और प्राइमरी की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंसेप्ट से इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नोट दैट द रेफरेंस टेबल मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर द रेफर टेबल। जो रेफरेंस टेबल है जहाँ पे आप प्राइमरी की को डिक्लेयर करते हैं उसको आप पहले क्रिएट करते हैं और रेफर टेबल को आप बाद में क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं, वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन। क्या क्या एक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे दो एक्शन होगी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट। ये दो एक्शन यहाँ पे है, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट। और ये कमांड्स हैं, दो कमांड होगी, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट। और एक्शंस कौन सी होंगी, सेट नल,
कैस्केड और रेस्ट्रिक्ट। आगे समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। लेट अस डिस्कस इच इन डिटेल। सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट करी टीचर, सब कुछ वैसा के वैसा ही है इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही मैं आपको, डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे फॉरेन की कंसेप्ट पे। सारे कॉलम आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि अब कोई कॉलम आपको डिक्लेयर करना है, सारे कॉलम आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं वो कमांड्स का समझ रहे हैं, जो कमांड्स के ऊपर हम एक्शन लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ हमने फॉरेन की लिखा है, फॉरेन की लिख दिया। फॉरेन की किसको बनाया है इस टेबल में, डिपार्टमेंट नंबर को बनाया है। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस ही लिखेंगे, रेफरेंस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। रेफरेंसेस किसका दिया है, डिपार्टमेंट टेबल का दिया है। डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा वाला कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी आपने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमको समझना है, हमने लिखा है ऑन डिलीट, है ना, यानी कि जब आप डिलीट करेंगे किसको, डिपार्टमेंट आईडी को, जब आप डिलीट करेंगे तो आप नल वैल्यू सेट कर देंगे कहाँ पर, डिपार्टमेंट नंबर में। ऑन अपडेट, जब आप अपडेट करेंगे किसको, डिपार्टमेंट आईडी को, तब भी आप नल वैल्यू सेट कर देंगे डिपार्टमेंट नंबर में। यानी कि इसमें अगर कोई भी चीज़ डिलीट होगी तो यहाँ पर नल सेट हो जाएगा, और इसमें कोई भी चीज़ अपडेट होगी तब भी इस वाले कॉलम में नल सेट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर कमांड दिया है। ऐसा कमांड हम इसलिए देते हैं ताकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहे। दोनों कॉलम की वैल्यू अगर डिफरेंट हो गई तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट्स हो जाएगी, और वायलेट्स हो जाने की वजह से क्या होगा कि हमारा दोनों कॉलम जो है अलग अलग हो जाएंगे, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फिर वो नहीं रह जाएगी, फिर फॉरेन की कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहला वाला है ऑन डिलीट सेट नल, यानी आप जब डिलीट कर रहे हैं तब भी आप नल सेट कर दीजिए। आप इसको एक भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दोनों कमांड एक साथ यूज करें। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑन डिलीट सेट नल सेमीकोलन, यानी कि जब भी आप इस वाले डिपार्टमेंट आईडी में कुछ डिलीट करें तो यहाँ पर वो नल हो जाए। आप सिर्फ चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ऑन अपडेट सेट नल सेमीकोलन, यानी कि जब यहाँ पे कुछ अपडेट हो तो वहाँ पे नल सेट हो जाए। तो ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल, इस वाले में क्योंकि इसके बाद लिखा है तो इस वाले में कुछ डिलीट होगा तो इस वाले में ये वाला जो है इसमें नल हो जाएगा, और इस वाले में कुछ अपडेट होगा तो इस वाले में नल हो जाएगा। कैस्केड देखते हैं। कैस्केड यानी कैस्केड का मीनिंग होता है फॉलो करना, ठीक है। अब अगेन मैं आपको पूरा नहीं बता रही क्योंकि हमारा ये सब समझा हुआ है। अगेन फॉरेन की पे जंप करते हैं। ये हमने लिखा फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंस दिया है उसने डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट आईडी। अब देखिए यहाँ पे कमांड क्या दे रहे हैं हम उसको, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, हमारा पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, सेमीकोलन। यानी कि ऑन डिलीट, जब डिपार्टमेंट आईडी में कुछ डिलीट हो, कोई टपल डिलीट हो तो कैस्केड उसको फॉलो करो। यहाँ डिलीट हो रहा है तो वहाँ डिलीट करो। ऑन अपडेट कैस्केड, यहाँ कुछ अपडेट हो रहा है तो सेम वहाँ भी अपडेट करो। यहाँ किसी का मान लो डिपार्टमेंट जो आईडी है वो 101 आया है तो वहाँ पर भी 101 कर दो, चाहे वो पहले 103 लिखा हुआ था, उसको जो ऐसा आया है सेम एज इट इज उसको रिफ्लेक्ट कर दो। कैस्केड मतलब ऐसा कि ऐसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो चेंज यहाँ हुआ है वो चेंज वहाँ हो जाएगा। ऑन डिलीट कैस्केड यानी डिलीट हुआ है तो ऐसा के ऐसे ही वहाँ पे भी कर दो, और यहाँ पे अपडेट हुआ है तो ऐसा के ऐसे ही वहाँ पे भी फॉलो कर दो, ठीक है। तो सेट नल में क्या हुआ था, डिलीट करने पर भी नल सेट हो रहा था, अपडेट करने पर भी नल सेट हो रहा था। अब कैस्केड में क्या हो रहा है, डिलीट करने पर भी कैस्केड हो रहा है और अपडेट करने पर भी कैस्केड हो रहा है। यानी डिलीट करने पर भी रिफ्लेक्ट करो, ऐसा कैसे फॉलो करो। यहाँ डिपार्टमेंट आईडी में कुछ डिलीट हो रहा है तो डिपार्टमेंट नंबर में भी वही करो, और डिपार्टमेंट आईडी में कुछ अपडेट हो रहा है तो डिपार्टमेंट नंबर में भी उसको अपडेट कर दो। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब आपको पता है ना, प्रतिबंध लगाना। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। किस में रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट। ये देखिए यहाँ पे अगेन हम लोग ये सब नहीं समझ रहे हैं, ये सब हमारा समझा हुआ है। फॉरेन की पे जंप करते हैं। फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी। आपको अभी तक अब ये याद हो गया होगा। अब देखिए क्या कमांड है, ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट, यानी कि डिलीट जब हो
उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है, और अपडेट जो हो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। आप कुछ डिलीट कर रहे हैं इस टेबल में, आप नहीं कर सकते। आप डिपार्टमेंट आईडी में कुछ डिलीट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपको। आप डिपार्टमेंट आईडी में कुछ अपडेट नहीं कर सकते, आपको क्या कर दिया, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस क्लोज और हमारा सेमीकोलन। तो आपने तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट में हमने सेट नल किया था, ऑन डिलीट और अपडेट, यानी या तो डिलीट होगा या अपडेट होगा। तो फर्स्ट वाले में सेट नल, तो दोनों में नल हो रहा था। सेकंड कैस्केड, जैसा इधर हो रहा है वैसा उधर कर दो, फॉलो कर दो। और रेस्ट्रिक्ट, डिलीट और अपडेट ऑपरेशन ही बंद कर दिए कि आप इधर डिलीट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट आईडी पर आप कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन है, ताकि हमारा जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है, कंसर्न है, उसको कोई वायलेट ना कर पाए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है कि जो हमारी फॉरेन की होती है वो दो टेबल में आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट ये भी है कि आप चाहें तो सेम टेबल में, अपनी ही टेबल में जो कॉलम है, दो कॉलम, अगर उनमें से दो कॉलम की वैल्यू सेम आ रही है तो उन दोनों को आप फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसने मैनेजर आईडी का लिया है, मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी। तो जो मैनेजर आईडी होगी वो कह रहा है कि कोई भी पर्सन है उसकी जो मैनेजर आईडी होगी वही उसकी एम्प्लॉय आईडी भी होगी, क्योंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है, ऑब्वियसली बात है। तो वो वहाँ जो भी अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय है ही नहीं, अगर कोई पर्सन मैनेजर है ही नहीं, तो नॉट नल नॉट नल नॉट नल आ जाएगा। जैसे ही कोई पर्सन जो है वो वहाँ का मैनेजर है तो उसकी आईडी मान लो 701 है, तो उसकी एम्प्लॉय आईडी भी क्या होगी, 701 होगी, यानी दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तो हम चाहें तो उन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, यानी कि इनमें से एक जो है वो प्राइमरी की बता दिया उसको, और दूसरा जो है हम उसको फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगेन क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, हमारा पैरेंथेसिस ओपन हुआ। एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, प्राइमरी की ले लिया है ना। पहले एम्प्लॉय आईडी इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि प्राइमरी की लेना है, प्राइमरी की वाला पहले डिक्लेयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेम ले लिया है, एज ले लिया है, सैलरी ले ली है, मैनेजर आईडी। अब उसने मैनेजर आईडी ये सब उसने डिक्लेयर कर दिया। अभी मैनेजर आईडी के आगे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि अब लिखेंगे, फॉरेन की लास्ट में डिक्लेयर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। अब लिखा उसने फॉरेन की, हम यहाँ पे फॉरेन की किसको डिक्लेयर कर रहे हैं, मैनेजर आईडी को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फॉरेन की लिखा। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा मैनेजर आईडी, ये हमारी क्या है, मैनेजर आईडी है। अब किसका रेफरेंस दिया हमने, यहाँ पर रेफरेंस दिया है हमने अपनी ही टेबल का, लेकिन नाम तो लिखना पड़ेगा अपनी ही टेबल का। तो हमने नाम लिखा एम्प्लॉय और उसके आगे हमने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी का रेस्ट्रिक्शन दिया है। फिर से देखते हैं, फॉरेन की हो गया, फॉरेन की हमने किसको बनाया है, मैनेजर आईडी को फॉरेन की बनाया है, तो मैनेजर आईडी को हमने लिख दिया फॉरेन की, और पैरेंथेसिस में हमारा आ गया मैनेजर आईडी। उसको हमने रेफरेंस किया, चूंकि अब अपनी टेबल पे दे रहे हैं तब भी वही रूल फॉलो होगा, जिस भी टेबल को दे रहे हैं, अपनी टेबल को दे रहे हैं तो अपनी टेबल का नाम लिख दो। अपनी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय लिखकर अब इसमें किसके एट्रीब्यूट को आप जो है प्राइमरी की होगा उसी को आप रेफरेंस करोगे, तो एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर, यानी कि इसी सेम टेबल में मैनेजर आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी की क्या बन गई, फॉरेन की।